हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस की स्टार्टिंग करेंगे। इस चैप्टर में आप लोगों को बच्चों बेसिक नॉलेज पढ़नी है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि ये 4 मेन टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले अगर लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज लाइफ, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि वो पर्सन लिविंग है। सोचिए जरा, विचारिए और मुझे एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज जो रखी हुई है ये लिविंग है, ये सामने जो चीज खड़ी है ये चीज लिविंग है। तो बच्चों बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन जो सबसे मेन प्रोसेस होती है लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर वो लिविंग है ही नहीं यार। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग बीइंग होता है 100% है, उनके शरीर में ग्रोथ का कंपोनेंट या ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। दूसरे नंबर पर होना कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अलर्टनेस, सेल्फ अवेयरनेस। अगर उसको चुटकी काटो तो उसको एहसास हो रहा है। प्लांट को अगर उसकी पत्ती को तोड़ो तो उसमें से कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट निकल रहा है, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हाँ ये लिविंग है। आप लकड़ी को तोड़ दो नॉर्मल, कुछ भी नहीं निकलेगा। आप प्लास्टिक को तोड़ दो, आप इसको तोड़ दो, कुछ भी नहीं एक्सिट आउट हो गया। ठीक है, तो लिविंग बीइंग में कॉन्शियसनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अलर्टनेस, ये सब चीजें इसकी खास पहचान है। या इसको हम लोग कह सकते हैं कैन रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स वो देता है, एनवायरमेंट का रिस्पॉन्स। अगर कोई चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में तो उसके रिस्पॉन्स में लिविंग बीइंग कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है। ठीक, थर्ड नंबर पे आएंगे। थर्ड नंबर के अगर पॉइंट की बात करूं ना, तो थर्ड नंबर के पॉइंट में आएगा कि उसके बॉडी में मूवमेंट होगा। अच्छा, एक छोटी सी बात समझ लो, मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर कोई बच्चा पूछे मूवमेंट क्या है, मूवमेंट का मतलब एक जगह पर बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि प्लांट में पत्तियां इधर उधर मूव कर रही होती, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन हम लोग मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन कर रहे हैं। ये एक जगह पर मूव करना इज कॉल्ड मूवमेंट। और अगर हमने अपनी पोजीशन बदल दी, इस तरीके से यहाँ पर आ गए या इस तरीके से इधर आ गए, तो हम लोगों ने जब हम लोग अपनी पोजीशन को बदलते हैं देन इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट बच्चा, व्हेन पोजीशन चेंजेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, अभी यहाँ है 10 मिनट बाद कहीं और होंगे, व्हेन पोजीशन चेंजेस देन इट इज नॉट कॉल्ड मूवमेंट, इट इज कॉल्ड लोकोमोशन। क्लियर हुआ? मूवमेंट का मतलब अपनी ही जगह पर वो मूव कर रहा है, ठीक है, लगातार वो अपनी जगह पे मूव कर रहा है, दैट इज हमारी पलकें मूव करती है, लोकोमोशन नहीं करती। क्लियर हो गया मुन्ना? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गया जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। लेकिन मुन्ना कुछ ना कुछ बेसिक सिस्टम्स आपके शरीर में प्रेजेंट होते हैं। सम बेसिक सिस्टम्स आर प्रेजेंट फॉर लाइफ। Some basic systems are present for life process. ये 3 तो कैरेक्टरिस्टिक हैं लाइफ को चलाने के लिए। और भी है कि इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं तोड़ने की, कुछ रिएक्शंस होती हैं बनाने की, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक सिस्टम्स भी होते हैं जो लाइफ प्रोसेस को चलाने का काम करते हैं। जैसे अगर बेसिक सिस्टम की बात करें मुन्ना, तो सबसे पहला बेसिक सिस्टम क्या होगा? तो आपका आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसी को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिटिव सिस्टम। सबसे पहला न्यूट्रिटिव सिस्टम। सेकेंड नंबर की बात करें तो आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड नंबर की बात करें तो आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। 5वें नंबर पर आएगा
सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद 5वें नंबर पे आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आएगा कि नहीं आएगा मुन्ना? 6ठे नंबर पर आएगा दे कैन एबल टू रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे संतानों को पैदा कर सकते हैं मुन्ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, बताओ, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमको कब क्या बोलना, कब क्या करना, अपने आप को बैलेंस बनाना, मतलब एवरीथिंग। नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए चैनल पर जाकर, आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट चैप्टर टू इजी रिमाइंड, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और होते हैं बच्चा, जैसे सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम ना कह के हम लोग लिख सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इस तरीके से और भी है, सेंसरी सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिक सिस्टम, जिसमें बच्चे क्लास 10th के चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, हमको इन चारों सिस्टम्स की जानकारी लेनी है, जिसमें न्यूट्रिटिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। सबसे पहले बेटू इंट्रोडक्टरी में आपने क्या सीख लिया कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं, दे आर द क्राइटेरियाज, 1 क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, दे आर द क्राइटेरिया जिसके कारण हम बता सकते हैं कि ये सामने वाली चीज लिविंग बीइंग है। अब अगर लिविंग बीइंग है तो उसको चलाने के लिए कुछ लाइफ प्रोसेस होनी चाहिए। उन लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो इतने सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं शरीर के अंदर, जो किसी भी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें से ये चारों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों अबाउट द व्हाट इज न्यूट्रिटिव सिस्टम। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पहली हेडिंग डालते हैं न्यूट्रिटिव सिस्टम। अब आप लोगों ने अगर न्यूट्रिटिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो बताएं जरा मेरे साथ कि न्यूट्रिटिव सिस्टम, देखो मेन अगर बात करें मुन्ना, तो न्यूट्रिटिव सिस्टम तो मेन न्यूट्रिएंट टर्म से बना है। बताओ, मेन न्यूट्रिएंट टर्म से बना है। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है यूजफुल मटेरियल विच वी टेक बाय फूड। फूड के माध्यम से हम लोगों के अंदर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल पहुंचता है उसी को तो हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, जरा देखें। इट कैन बी टेकन थ्रू फूड इन आवर बॉडी। हम लोग इसको थ्रू फूड इन आवर बॉडी, हम लोग अपने शरीर के अंदर इसको फूड के फॉर्म में ले सकते हैं। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं मुन्ना? इट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। अब बताओ कौन कौन से प्रकार के आप न्यूट्रिएंट यूज कर सकते हो मुन्ना, बोलो। पहले नंबर पर बताओ, कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट और नॉट? यस, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी मीठी चीजें हम लोग खाते हैं, शुगर से रिलेट, शुगर हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गए जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी जो मीठा हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा मुन्ना जितने भी सीरियल्स होते हैं, यानी कि अनाज वाली जो फसल होती है, लाइक एस गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट भर के मौजूद होता है। तो हम लोगों को कहीं, इसीलिए बेटा जी हम लोगों को बाहर से शुगर खाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो जिसको आदत है बाहर से एक्स्ट्रा शुगर खाने की, भाई सतर्क हो जाओ, कम लेना है, क्योंकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में रोटी चावल के थ्रू ही इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट इज वन न्यूट्रिएंट। कहां से मिलता है मुन्ना? फ्रॉम सीरियल से, फ्रॉम सीरियल्स से। सीरियल्स में कौन कौन आ जाएंगे? उसमें आ जाएगा व्हीट, इसमें आ जाएगा राइस, इसमें आ जाएगा आपका बार्ले, ठीक है, ये सब चीजें आपकी एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जो आ जाएंगी। क्लियर हुआ? सेकंड नंबर पे आते हैं मुन्ना, तो सेकंड नंबर पर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की अगर हम लोग बातें करें तो प्रोटीन्स हमको मिलती हैं दालों से, फ्रॉम पल्सेस। जितने भी प्रकार की दालें आप लोग के समझ में आ जाए, हिंदी में नाम लेते हैं। उड़द, जिसको आप काली दाल पसंद करते हो बोलते हो, पीली दाल पसंद करते हो, अरहर की दाल होती है। इसके अलावा राजमा हो गया, मटर हो गया, चना हो गया मुन्ना, हर वो चीज जो हमको दालों के फॉर्म में मिलती है उससे हमको भर के प्रोटीन मिलती है। सो ऑल वेजिटेरियंस, आपको सिर्फ और सिर्फ दाल खाने की जरूरत है।
नॉन वेजिटेरियंस को तो फिर एग से या फिर मीट से प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस को स्पेशली दाल का सेवन करना चाहिए इफ दे वांट प्रोटीन इन देयर डाइट। ओके, फ्रॉम पल्सेस, पल्सेस के एग्जांपल आप लोगों को बताया जा चुका है बच्चा। मूंग होता है, अरहर होता है, पिजन पी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आप लोग इसको याद कर ले, जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पर आता है फैट। फैट हमको कहां से मिलता है? उस फसल से जिसमें तेल निकले, जैसे सनफ्लावर, जैसे ग्राउंडनट, जैसे तिल का तेल। तो यहां पर आप बोलोगे फ्रॉम ऑयल गिविंग क्रॉप्स। एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे, लिखेंगे भाई कौन कौन से, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, फिर सनफ्लावर, सबसे कॉमन बेटा जी मस्टर्ड ऑयल, सबसे कॉमन मस्टर्ड ऑयल, ये सभी हमको तेल देते हैं। इसके अलावा मुन्ना आएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी हमको कहां से मिलते हैं? फ्रूट से एंड वेजिटेबल से। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट हमको खाने से ही मिल जाते हैं, समझ में आया? तो बच्चा जी एक बात आपको समझ में आई दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय द फूड, जिसको अंदर लेने के बाद हम लोग उसको यूटिलाइज करें, इसको खाएं, एनर्जी बनाए और उस एनर्जी का यूटिलाइज करें अलग अलग जगह पर। जैसे एनर्जी को फॉर्म करने में, टिश्यू का डैमेज हो गया हो तो उसको दोबारा से रीग्रोथ करवाने में, नए सेल को बनाने में, हर उस जगह पर जहां पर एनर्जी की जरूरत है हम लोग इसी फूड के थ्रू ही उसको गेन करते हैं। यानी कि लाइफ में बच्चा खाने का एक डाइट फॉलो चार्ट होना चाहिए, उस डाइट चार्ट को फॉलो करके उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, थोड़ा फैट भी होना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स भी होना चाहिए, एवरीथिंग आपके फूड में होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब अगर हम लोग न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन का मतलब अभी बताया आपको कि इनटेक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, है ना। बस फटाक से डेफिनेशन नोट करेंगे दैट न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन आ गया भाई, न्यूट्रिशन का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ प्रोसेस in which we take nutrients in our body through, किसके थ्रू मुन्ना? through food and get energy। और हम लोग इसके थ्रू क्या प्राप्त करते हैं? एनर्जी। अब इस एनर्जी का यूज कहां कहां करेंगे? एंड गेट एनर्जी for repairing and building of tissue, for repairing and building of tissue, नए टिश्यू को बनाने में और पुराने अगर टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रीग्रोथ करवाने में। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। अब मुन्ना ये न्यूट्रिशन हम लोग लेते कैसे हैं? सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग न्यूट्रिशन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार से खाने को अंदर लेने का प्रोसेस है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुन्ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो मेनली इसको चार्ट के फॉर्म में ही देखेंगे। ये दो प्रकार का मेनली बच्चा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? ऑटोट्रॉफिक मीन्स सभी को इस बात की नॉलेज होगी दैट द ऑर्गेनिज्म इन विच, बताए, इन विच द ऑर्गेनिज्म इन विच ही टेक या फिर इट्स टेक ओन फूड मटेरियल, वो अपना खाना खुद बनाए
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है बच्चों, याद करो भैया, कौन करता है, याद करेंगे, ग्रीन प्लांट्स। यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द ऑर्गेनिज्म हु मेक्स देयर ओन फूड by the help of photosynthesis process, by the help of photosynthesis process, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, अभी हम लोग आगे बढ़ के जब प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे तो सीख लेंगे क्या क्या चीजें यूज होती हैं। क्लियर? सो द ऑर्गेनिज्म हु मेक्स देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल को भैया अब याद कर लो एकदम से, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो केमिकल की सहायता से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगी मुन्ना, लेकिन कुछ केमिकल्स की सहायता से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बनाते तो खुद ही है ना, तो केमिकल की सहायता से अपना खाना खुद बनाने वाले यानी कि दे आर आल्सो द ऑटोट्रॉफिक। देन ये एग्जांपल भी आप याद रखोगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल की सहायता से अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। हेटरोट्रॉफिक का मतलब द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। मतलब अगर हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ये हेटरोट्रॉफिक कहलाता है। हेटरो का मतलब ही है मुन्ना डिफरेंट, हेटरो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछे कोई कि आपकी मम्मी किचन में क्या कर रही हैं, आपके लिए खाना बना रही हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, यानी कि मम्मी भी खाना बनाती है, तो वो भी फिर ऑटोट्रॉफिक हुई कि नहीं हुई? अगर ये कॉन्सेप्ट मन में चल रहा है तो इसको निकालिए बच्चों। मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है। गेहूं चावल वो बनाती है क्या बच्चों? वो तो हम लोग खेत से लेकर आते हैं यार, ये काम प्लांट्स का है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और उसके प्रोडक्ट को हम लोग घर पे लाते हैं, उसको पकाते हैं, वो हम लोग खाते हैं। तो मम्मीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हम लोग खाना बनाते नहीं है, खाना पकाते हैं। इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर कीजिए। चलिए हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन नोट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, who depends on other organism for their food, who depends on other organism for their food is called heterotrophic organism, या is called heterotrophs। कह सकते हो heterotrophs या heterotrophic organisms कह सकते हो। ठीक, इसके एग्जाम्पल बहुत है मुन्ना, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब हेटरोट्रॉफिक है। तो इसको फाइनली हम लोग और 3 पार्ट्स में मिलकर आगे पढ़ेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले नंबर पर आएंगे होलोजोइक, दूसरे नंबर पर आएंगे मुन्ना पैरासिटिक, और तीसरे नंबर पर आएंगे सैप्रोट्रॉपिक। यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज होलोजोइक, and second one is called parasitic and third one is called saprotrophic। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, इन तीनों को आगे ऊपर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब अगर हम लोग होलोजोइक की बात पढ़ें तो होलोजोइक का मतलब देखो ऐसे समझो ना, होलोजोइक का मतलब होल, खाना पूरा का पूरा खाना होल अपने शरीर के अंदर ले लिया और शरीर के अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम ने उसको डाइजेस्ट किया। अब आसपास के जितने जानवर ले लो, सबका एग्जांपल ले लो, पूरा का पूरा खाना अंदर जा रहा है और तब डाइजेस्ट हो रहा है ना। तो एग्जांपल के तौर पे पहले होलोजोइक की डेफिनेशन समझते हैं। पहले होलोजोइक की डेफिनेशन समझते हैं। क्या है? द ऑर्गेनिज्म eats whole food and digestive enzymes
digestive enzymes present inside the body digested it, खाने को तब डाइजेस्ट करता है, digested it. This type of organism is called holozoic organism and this type of nutrition is called holozoic nutrition. Example मुन्ना, अमीबा भी इसमें आ जाएगा होलोजोइक में, कैट आ जाएगी, डॉग आ जाएंगे, काऊ आ जाएगी, हम आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग। यार एवरी ऑर्गेनिज्म जो आपके आसपास आपको दिखे कि वो पूरा खाना अंदर ले जा रहा है, फिर बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन हो रहा है, इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर हुआ? शाबाश। सेकंड नंबर पर आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब बच्चे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जैसे सर में जुएं पड़ जाना, अगर कोई बॉडी लिविंग नहीं होगी तो उसके शरीर में जुएं पड़ेंगे भी तो क्या ही है, वो तो खून चूसेगा ना यार। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म who depends on other living organism for their food always harmed। बेटू जी पैरासिटिक जो पैरासाइट होते हैं, ये दूसरे को जो पैरासाइट होते हैं वो जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासाइट ऑलवेज हार्म्ड अदर ऑर्गेनिजम्स, हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म को मुन्ना पैरासाइट हार्म पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? वेरी गुड। अब पैरासाइट के एग्जांपल्स सोचो, पैरासाइट के एग्जांपल्स आप लोग दिमाग में लगाइए। चलिए एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे लाइस, ठीक है, लाइस का मतलब जुएं। लीच जोंक को कहते हैं, बॉडी से चिपक जाता है तो खून पूरा चूस के मारता है, ठीक है। इसके अलावा पेट के अंदर प्रेजेंट होने वाले, देखिए बच्चे पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर ऐसे चिपक जाए और आपकी बॉडी से खून चूस ले, एक एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर जाकर आपको नुकसान पहुंचाए। पेट में मौजूद होने वाले कीड़े होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, एस्कैरिस वगैरह, ठीक है। एक प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट याद कीजिएगा, कसकुटा, अमर बेल कहते हैं मुन्ना इसको हिंदी में। ये दूसरे प्लांट पे, ये बेल की तरफ दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ता है और उस प्लांट में अपने सकर्स को गड़ा देता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो एक पैरासिटिक प्लांट के एग्जांपल भी आप याद रखोगे, कसकुटा, बाकी ये सब ऑर्गेनिजम्स तो है ही है। क्लियर हुआ पैरासाइट? थर्ड नंबर का और लास्ट वन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सड़ गया, गल गया, मर गया, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक। तो ये कैसे करते हैं मुन्ना? जैसे कोई जानवर मर गया मान लीजिए और उसके ऊपर ग्रोथ किया, देखो भाई दो ही होते हैं जो डिपेंड करते हैं सड़े गले मैटर पर, और वो होते हैं बैक्टीरिया और फंगस। ये जब ग्रो करते हैं तो पहले अपने डाइजेस्टिव एंजाइम उड़ेल देते हैं उसके ऊपर, पहले उसको गला देते हैं और गलाने के बाद तब फिर अपना न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? द ऑर्गेनिज्म हु depends on dead and decaying organic matter, for food, then it is called saprotrophic nutrition and the organisms are called saprotrophic organism। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल लर्न कर लो मुन्ना। इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका बैक्टीरियाज
और सेकंड नंबर पे आ जाएंगे फंजाई। तो इतनी सारी बातें आप लोगों ने कर ली, इतनी सारी बातें आप लोगों ने कर ली। बस एक और एक्स्ट्रा में समझ लेते हैं कि कुछ बेटू जी सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट्स इंसेक्ट, ये अलग है, ये इन तीनों से अलग वाला पॉइंट बता रहे हैं, नोट वाला पॉइंट है, 100 रुपए का नोट, याद करो। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट, मतलब वो इंसेक्ट को खाते हैं। अच्छा, एक रीजन होता है मुन्ना, ये प्लांट ऐसी जगह उगते हैं जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए ही ये इंसेक्ट को खाते हैं यार। एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट for fulfill the requirement of nitrogen। याद रखना, नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट उगते हैं और इंसेक्ट को इसीलिए खाते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाए। एग्जाम्पल याद कर लो बस। एग्जाम्पल आ जाएगा इसका वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरे नंबर का एग्जाम्पल आ जाएगा पिचर प्लांट, घड़े के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, पिचर प्लांट। बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, इतने आप याद कीजिए, इतने आपके सिलेबस में बहुत है। तो अभी आज आप लोगों ने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, न्यूट्रिएंट पढ़ा। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मेरे साथ फटाक से 2 मिनट में रिवाइज कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, दे आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन में these nutrients are intake through food, और इसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का उपयोग हम लोग बहुत डिफरेंट जगह पर करते हैं। इसके अलावा अब न्यूट्रिशन कर लिया तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इस खाने को लेने के अलग अलग टाइप होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म हु कैन मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आएंगे बेटू। फोटोसिंथेसिस के लिए हरा होना प्लांट का जरूरी है, और हरे होने के लिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक। फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बनाता है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको और याद रखना है, याद करिए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक में 2 एग्जांपल याद हो गए, मेरे साथ याद कीजिए। पहला ग्रीन प्लांट्स, दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर। दूसरे नंबर पर आप लोग को इस तरफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लिखवाया था। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब द ऑर्गेनिज्म हु कैन डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये 3 प्रकार के बताए थे। पहला होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सेप्रोट्रॉफिक। होलोजोइक पूरा का पूरा खाना अंदर खाया, अंदर शरीर के अंदर डाइजेस्ट हुआ। सब ऑर्गेनिज्म जो भी आपको आसपास के जो भी दिख रहे हैं, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, हम लोग, इंसान, अमीबा, सबसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ भी दिखे मुन्ना, अगर वो खाना बॉडी के अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जुएं पड़ जाए शरीर में, जोंक चिपक जाए शरीर से, देन इट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म हु कैन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले मृत जीवों पर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म को सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर, सबके एग्जांपल आपके सामने लिख रखे हैं, और ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट का भी एक थोड़ा सा पॉइंट है, इसको याद करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है। देखिए, ये जो 4 टॉपिक हैं आपको बताया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लांट न्यूट्रिशन के नाम करेंगे बच्चों। तब तक इसकी स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।